समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, स्वागत आप सभी का पब्लिक स्पीक में। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के अंतर्गत 1 नवंबर से लागू महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में परिचर्चा। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ में दो बहुत ही अनुभवी लोग हैं। स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं अश्विनी राणा, जो कि आपको बता दें कि पूर्व महासचिव हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के, और हमारे दूसरे आज के खास मेहमान हैं वित्त संस्थान के आंचलिक प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग व्यवसायी प्रोफेसर नरेंद्र कुमार भसीन। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और श्रोताओं, हमारी फोन लाइन सब खुल चुकी है। नंबर हम आपको बता देते हैं। हमारा नंबर है 011-233-1048। दूसरा नंबर है 23717117। तीसरा नंबर है 23717106। और हमारा चौथा नंबर है 233-14444। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम पब्लिक स्पीक हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR तथा दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और इस बीच हमारे साथ में आज के पहले श्रोता श्रीकांत बेंगलोर से हैं, जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, कार्यक्रम में स्वागत है। सवाल पूछिए आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा ये अनुरोध है कि करीब आज के 15 साल पहले सीनियर सिटीजन को जनरल से 1% ज्यादा FD पे इंटरेस्ट मिलता था। कुछ साल बाद उसको कम करके 0.75 ज्यादा मिलता था। अब तो वो और भी कम करके 0.5 ही ज्यादा मिलता है। तो भाई साहब, जो जनरल लोग हैं वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, कमा सकते हैं, इनकम कर सकते हैं, मगर सीनियर सिटीजन नहीं कर सकते हैं। उनको महंगाई से भी लड़ना पड़ता है। आप पूछना क्या चाहते हैं हमसे? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये संभव है कि 22% सीनियर सिटीजन के अकाउंट है, 78% जनरल के है? अगर सीनियर सिटीजन को 0.5 आप ज्यादा दीजिए और जनरल को 0.1। जी बिल्कुल, हमारे साथ में अश्विनी राणा जी हैं, जो आपकी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे। अश्विनी जी, देखिए, आपके लिए ये जो सीनियर सिटीजन के लिए जो आप कह रहे हैं, उसके लिए एक सीनियर सिटीजन स्कीम ऑलरेडी अलग से है, जो कि बैंक से ज्यादा आपको 8.2% देती है। उसमें क्वार्टरली भी मिल सकता है, ईयरली भी मिल सकता है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलना चाहिए। उसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। और बैंक भी जो है घटते डिपॉजिट के रेट के बाद भी वो सीनियर सिटीजन को ज्यादा दे और देना चाहिए, क्योंकि जो डिपॉजिट को रखने का जो ट्रेंड है वो सीनियर सिटीजन में यानी ओल्ड जनरेशन में ज्यादा है, तो उनको नेचुरली वो मिलना चाहिए। आपकी बात जो है वो सरकार सुनना चाहिए। और रायबरेली से हमारे नियमित श्रोता है रमाशंकर वाजपेयी, जो फोन लाइन पर है। रमाशंकर जी, आपका प्रश्न क्या है? जी नमस्कार। नमस्कार, प्रश्न पूछिए। मैं ये पूछना चाहता था कि बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो नवंबर 1925 से लागू हुआ है, 2025 से लागू हुआ है जी, इसमें आम जनता को क्या हानि और लाभ है, विस्तृत ढंग से बताएं। जी, नरेंद्र कुमार भसीन जी हमारे आज के खास मेहमान हैं साथ में, जो आपकी इस जानकारी का बिल्कुल समाधान करेंगे। नमस्कार रमाशंकर जी। बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है, इसमें परिषद में नॉमिनेशंस के ऊपर जो मेन जो अभी अमेंडमेंट आया कि उसमें पहले क्या था कि बैंक्स में हमने देखा कि नॉमिनेशन नहीं होते, और जब कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता जब कोई डेथ पर हो जाता तो नॉमिनेशन न होने से बैंक पे नहीं कर पाता, तो काफी दिक्कत आती थी कस्टमर को। फिर उनका अपना लीगल ओपिनियन लीजिए या उनका सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो अभी RBI ने कंपलसरी कर दिया कि जो भी कोई नया खाता खुला या पुराने खातों में आपका नॉमिनेशन होना जरूरी है। प्लस अभी ये कर दिया कि पहले एक ही नॉमिनेशन, अब 4 नॉमिनेशन किसी भी अकाउंट में कर सकते हैं। और अब ये है कि अलग अलग, जैसे मान लिया आपके 3 FDs हैं, 2 सेविंग हैं, तो अब मल्टीपल नॉमिनेशंस भी उसमें आप कर सकते हैं। तो नॉमिनेशंस के ऊपर काफी किया। और इसमें अगर कोई कस्टमर नॉमिनेशन नहीं करना चाहता तो उसमें भी बैंक को कस्टमर से कंसेंट में राइटिंग में लेना पड़ेगा, ताकि वो उसी को रखना पड़ेगा कि या
कि एक बार नॉमिनेशन क्यों नहीं देना चाहता, ताकि कल को कोई भी दिक्कत हो तो वो डॉक्यूमेंट हमारे उसमें रहे। तो बेसिकली नॉमिनेशन के ऊपर मल्टीपल नॉमिनेशन और वेरियस, ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम ना। बेसिकली जितना भी हमारे संशोधन ये हुए अमेंडमेंट कस्टमर को इजी बैंकिंग करने के लिए, ये मेजरली इसमें नॉमिनेशन के ऊपर। और हमारे आज के अगले श्रोता हमारे साथ दिल्ली से ही हैं, एनपी सिंह जी। एनपी सिंह जी, आपका सवाल क्या है? सर, गुड इवनिंग टू ऑल पैनलिस्ट। वेरी गुड इवनिंग, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मेरे दो एक बड़े बेसिक क्वेश्चन हैं कि हालांकि अभी जो संशोधन है उनसे इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन यह है कि मैं देखता हूँ कि जो प्राइवेट बैंक हैं और हमारे नेशनलाइज बैंक हैं, तो उन दोनों में की वर्किंग में इतना फर्क है कि बंदा जो है, अगर हम चाहते हैं कि हम नेशनलाइज बैंक से डील करें, लेकिन क्या है कि वहां पर हम महीने 1.5 महीने धक्के खाते हैं और हमारे क्रेडेंशियल भी, हमारे जो वो आपका जो हमारी वैल्यू होती है, मींस जो क्रेडिट वैल्यू होती है वो भी अच्छी होती है, वो हमारे को प्रोसेस करके 10 दिन का टाइम देते हैं। यहाँ 1.5 महीना मेरे को चक्कर लगाने हो गया, वो प्रोसेस ही नहीं कर पाते। तो ये थोड़ा, अगर बैंकिंग में हम ये इनको क्या कहते हैं, इस तरह से सरकारी जैसे दफ्तर की तरह बना रहेगा, तो बैंक को इनको कौन देख रहा है कि इनकी वर्किंग कैसे चल रही है, कैसे होगा? बिल्कुल अश्विनी जी, आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। देखिए सिंह साहब, आप बिल्कुल कह रहे हो कि प्राइवेट और सरकारी बैंकों में काम का फर्क है। आप खुद ही समझदार हैं कि भाई प्राइवेट बैंक जो है वहाँ जो कस्टमर का बोझ है वो कम है और सरकारी में ज्यादा है। सरकारी में उनके पास काम ज्यादा है, अकाउंट ज्यादा है, अकाउंट उनकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसके ऊपर बैंक भी, आरबीआई भी अब आस्ता आस्ता इस प्रकार से कर रही है कि आपकी जो डिस्पोजल है, आपके जो भी चीजें हैं, आपने लोन अप्लाई किया वो भी डिजिटल होता जा रहा है, यानी आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, उसके बिना भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो। और आस्ता आस्ता जो है उसके अंदर जो है सुधार किया जा रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो नेशनलाइज बैंक है और जो प्राइवेट बैंक है उनकी कस्टमर बेस का ही फर्क है। यहाँ चार्जेस कम है, वहाँ चार्जेस भी ज्यादा है, तो दोनों में अंतर है। वो थोड़ा सा आपको रहेगा, लेकिन फिर भी 1 to 1, बैंक टू बैंक, पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है। जयपुर से हमारे आज के अगले कॉलर हैं प्रकाश। प्रकाश जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। निखिल जी नमस्कार, दोनों विशेषज्ञों को भी सर नमस्कार। नमस्कार। जयपुर से प्रकाश जांगड़ बोल रहा था। सर मेरे दो छोटे छोटे सवाल ही समझ लीजिए जिज्ञासा। एक तो हमारी मम्मी की डेथ हुई थी 2022 में और उसमें नॉमिनी नहीं था, तो सर उसमें ना अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो बैंक वाले दे नहीं रहे, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं हम सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवा दिए, तो उसका कोई समाधान है नहीं है, ये पूछ रहा था। दूसरा मैं पूछ रहा था, जैसे बैंकों में इंटरेस्ट में सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को कुछ अलग से सहायता मिल सकती है क्या ज्यादा इंटरेस्ट पे, यही पूछ रहा था। प्रोफेसर वसीम। हाँ, पहला सवाल जो आपका नॉमिनेशन, इसीलिए आरबीआई ने जो अमेंडमेंट अभी किया है कि इसमें आपका जल्दी समाधान होगा। अगर आपकी कोई दिक्कत आती है, अगर नॉमिनेशन नहीं है, तो जो भी आपके लीगल हायर है तो उनका एक सक्सेशन सर्टिफिकेट अगर आप बैंक को बना के दे दें तो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। विद इन 3 months था पहले अभी, और अभी तो आरबीआई ने 15 दिन का नियम कर दिया कि जो डिसीज्ड अकाउंट है जिनमें नॉमिनेशन है, डॉक्यूमेंट पूरा करके आप या तो बैंक को ही लिख सकते हैं और बैंक के ओम्बड्समैन में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप राइटिंग में बैंक को देके रिसीव करवाइए लेटर, और 30 दिन बाद अगर आपका बैंक नहीं करता तो फिर आप ओम्बड्समैन में भी जा सकते हैं, क्योंकि इतना डिले, इतने सालों का डिले नहीं होना चाहिए। ओनली थिंग कि आपको उसको फॉलोअप करना पड़े। यही नियम अभी चेंज भी हुए कि विद इन 15 दिन डिसीज्ड अकाउंट सेटल होंगे, जो भी लॉकर एफडीज है। और नॉमिनेशन, इसीलिए आरबीआई ने नॉमिनेशन कंपल्सरी कर दिया कि नॉमिनेशन होने से इजीली उसका प्रॉब्लम हल हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उन्हें चाहिए होंगे? डॉक्यूमेंट बेसिकली आपको डेथ सर्टिफिकेट होगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा, जो भी आपके सक्सेसर है वो अपना उसमें साइन करके एक एफिडेविट बन जाता है। बेसिकली अगेन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अमाउंट बड़ा है या छोटा है। तो 3 तरह के डॉक्यूमेंट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, और जो भी अकाउंट्स जिनमें है वो आप जमा करा दीजिए। और विद इन आप रिसीव जरूर कराइए लेटर बैंक से, क्योंकि बैंक अगर वर्बली बोलता है या ईमेल का जवाब नहीं देता तो ओम्बड्समैन में आप जा सकते हैं। विद इन 30 डेज आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। और उन्होंने ये भी पूछा था कि जो सीनियर सिटीजन या फिर जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट है क्या? हाँ, वो 0.50 है उसमें कुछ जगह, और जैसे अभी
पहले पैनलिस्ट ने बताया है कि हमारे पास स्पेशल सेविंग स्कीम भी है जिसमें 8.25 5 साल के लिए, फिर पोस्ट ऑफिस स्कीम भी है, तो उसमें भी आप जाके उस ले सकते हैं। अश्विनी जी, ये जो 4 लोगों का नॉमिनेट करने की नई व्यवस्था शुरू की गई है, तो इसमें एज का कोई दायरा है या किसी भी एज के व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता है या कोई खास प्रावधान है? देखिए, नॉमिनी किसी एज के भी बनाया जा सकता है। अगर माइनर को नॉमिनी बनाते हैं तो उसका जो गार्डियन है उसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए माइनर की जगह पर जो दूसरे लोगों को बनाया जाए। लेकिन अगर माइनर को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें गार्डियन की उसकी कंसेंट और उसका वो भी चाहिए। लेकिन इनसे ये है कि भाई साइमल्टेनियस ये जो सिस्टम है 4 को बनाने वाला, इसमें डिपेंड करता है कि जो अकाउंट होल्डर है वो क्या चाहता है, कि चारों को बराबर शेयर चाहता है या किसी एक को ज्यादा या कम वो दे सकता है। लेकिन वैसा ही लॉकर में जो है वो सक्सेसिव है, वहां पर आपको साइमल्टेनियस नहीं चलेगा। यानी वहां पर अगर अकाउंट होल्डर की डेथ होती है तो उसके बाद जो पहला सक्सेसर है उसी को जो है वो लॉकर का क्लेम जो है सेटल होगा, और फर्स्ट नहीं है तो सेकंड नहीं है तो थर्ड, यानी दोनों में ये अंतर है और ऑप्शन दोनों अवेलेबल है कस्टमर के पास। दिल्ली से हमारे आज के अगले कॉलर हैं धर्मवीर, जो हमारे रेगुलर लिसनर भी हैं। धर्मवीर जी, प्रश्न पूछिए आपका। धन्यवाद। मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जी, स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट को नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि अब नए नियम जो आप बता रहे हैं आए गए हैं, और ये पुराने नियम के लिए हमें कोई नया फॉर्म या कुछ ऐसी चीज भरनी पड़ेगी कि जो पुराने नियम को हटा के जो नए नियम में हमारी लागू हो जाए? दूसरा सवाल मेरा ये है, कोई बैंक में अगर कुछ कमी पाई जाती है तो उसका एक सर्कल ऑफिस का नंबर वहाँ लिखा होना चाहिए, जहाँ हम वहाँ तुरंत उसका नंबर लेके वहाँ उसकी कोई कमी है तो उसके बारे में बता पाए। और जो 4 नॉमिनी आप बता रहे हैं रख दें, तो उस नॉमिनी में क्या है कि अगर एक मान लीजिए 1 लाख रुपए की कोई का पैसा है, तो एक को हमने 50,000 दिया, दूसरे को 20,000 दिया, तीसरे को 10,000 दिया, ऐसे डिवाइड करके भी हम उसमें लिख के दे सकते हैं क्या? जी, या आपने जो पहले बताया कि नियम अभी तो नए हैं, बट हमारे पास नियम ये पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नियम पहले भी है। हमारे पास 3 तरह के फॉर्म होते हैं हर बैंक में। एक DA1 होता है जब आपको फ्रेश नॉमिनेशन करना होता है, DA2 होता है जब आपको नॉमिनेशन कैंसिल करना होता है, और एक DA3 फॉर्म होता है जब आप उसको अमेंडमेंट या मॉडिफाई करते हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई नियम ऐसा नहीं कि नियम नए बदले, नियम पहले भी था, बट अभी नॉमिनेशन कंपलसरी कर दी कि जब भी खाता खोलेंगे बैंक तो बैंक कस्टमर से नॉमिनेशन लेंगे, और अगर कोई नहीं लेना चाहता तो उससे लेटर लेंगे। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो 3 तरह के DA1 DA2 हर बैंक की वेबसाइट पे मिलते हैं, या बैंक में जाके उसको नया फ्रेश नॉमिनेशन। और सेकंड सवाल था, परसेंटेज आप कर सकते हैं अपना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 4 नॉमिनेशन है तो आप किसी को 50%, 30%, तो आप DA3 फॉर्म नया भर के जिसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी ये और सरल कर दिया है RBI ने कि भाई कल को कभी कुछ हो जाए तो कस्टमर को परेशानी हो। जितने भी ये सारे जो चेंजेस हैं कस्टमर की प्रोटेक्शन और उसकी सेफ्टी और इजीनेस के लिए बनाएंगे। अश्विनी, ये जो नई व्यवस्था हमारी शुरू की गई है किस तरह के अकाउंट्स पर लागू होगी? क्या सभी अकाउंट्स पर ये लागू होगी या खास तरह कुछ अकाउंट्स उन पर होगी? देखिए, सभी तरह के अकाउंट पर, चाहे सेविंग है, RD है, FD है, डिपॉजिट है, कोई भी है, इवन तो लॉकर भी है। लेकिन जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं उसके अंदर साइमल्टेनियस और सक्सेसिव दोनों ऑप्शन है कि कस्टमर क्या चाहता है। जरूरी नहीं कि 4 ही नॉमिनी करें, आप एक के जगह 2 भी कर सकते हैं, 3, जितने लोग आपके लोगों को चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन लॉकर में सिर्फ सक्सेसिव ही होगा। तो उसके अंदर यह है कि भाई इसको लाने का जो मेन पर्पज था कि भाई अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई और नॉमिनी भी है, लेकिन नॉमिनी की भी डेथ हो गई तो क्लेम किसको मिलेगा? इसी कारण से ये RBI ने किया कि RBI के पास लगभग 67,000 करोड़ रुपए पड़े हैं अनक्लेम्ड, और उसको लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि 85 से पहले नॉमिनेशन ही बैंकों में नहीं था। अभी 85 के बाद नॉमिनेशन आया, लेकिन उसमें भी लगा सरकार को और RBI को कि ये नॉमिनेशन होने के बाद भी क्लेमेंट नहीं आ रहे, यानी दोनों ही सीन से गायब है। और पहले जो लोग FD करवा देते थे, सीनियर सिटीजन करवा देते थे ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम, लेकिन वो ग्रैंड चिल्ड्रन को पता ही नहीं कि मेरे नाम FD है। तो अभी इसके थोड़ा सा तरीका, इसके लिए भी अनक्लेम के लिए भी RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया कि जिसमें आप एक लॉगिन साइट में जाके अपना नाम और अकाउंट नंबर मोबाइल करेंगे तो आपके जो पुराने खाते जो क्लेम नहीं किए
वो भी आप रिट्रीव कर सकते हैं और फिर आप बैंक में जाके उसको क्लेम कर सकते हैं। आप दोनों ने ये जो बात बताई तो मेरे जहन में एक और बात आ गई इसी से जुड़ी हुई है। सपोज करिए कि दादा दादी का अकाउंट था, माता पिता नहीं है, उनके बाद जो ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड चाइल्ड होते हैं वो क्लेम कर सकते हैं? या कर सकते हैं। आरबीआई का मैसेज भी आ रहे हैं सबको, जिसमें लिंक भी है। अगर आप मोबाइल नंबर नेम डालेंगे तो उनका डाटा में सर्च करके ये भी बता देगा किस बैंक में खाता है, तो आप उस बैंक को या किसी भी बैंक में जाके अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। जी। पुणे से अशोक कोंडक जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अशोक जी, आपका प्रश्न क्या है? नमस्ते जी। नमस्ते, प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में, जैसे अभी ऑनलाइन या मेल, बैंक का मेल आईडी दिया रहता है, हमारा मेल आईडी रजिस्टर रहता है जो हमारे फॉर्म में दिया रहता है, उस मेल आईडी से अगर बैंक को मैं करस्पॉन्डेंस करता हूँ तो उसका 4 दिन एक हफ्ता जवाब भी नहीं दिया जाता अनलेस हम वहाँ पे बैंक में विजिट करें। तो इसके लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं इस बारे में? जी अश्विनी जी। नहीं, बिल्कुल बैंक की जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि सरकारी बैंकों में काम का बोझ, कस्टमर जो है वो ज्यादा है, तो वो स्टाफ कम है, तो कई बार इस तरह की चीजें नहीं होती। तो हम सिर्फ इस प्रकार के मेल के ऊपर डिपेंडेंट ना रखें। कुछ अगर इम्पोर्टेंट चीज है तो उसको मेल भी डाल दें और हो सके तो फिजिकली भी बैंक में जाकर उसको एक्नॉलेज करवा लें, तो हमारा वो ज्यादा होता है, रिस्क नहीं रहता। तो इसलिए इम्पोर्टेंट कोई भी चीज है तो इमीडिएट बैंक में जाकर उसको रिसीव करवाना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मेल से। वसीम जी, इसमें मैं एक बार आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो लॉकर से रिलेटेड कई बार बहुत सारे विवाद हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि लॉकर के विवाद कई सारे उभर कर सामने आते हैं, पता भी नहीं होता किसका लॉकर कहां पर है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने कोशिश की है कि सही लोगों तक सही चीज पहुंच जाए और जो उसके ओनर हो सकते हैं होने वाले, उन तक वो चीज पहुंचाई जाए। देखिए, लॉकर्स में क्या है, लॉकर एग्रीमेंट अलग एग्रीमेंट है हमारा, जो जिसमें एक सेफ कस्टडी और लेसर लेसी का रिलेशनशिप रहता है। बैंक में जैसे पैसा जमा कराए तो डेटर क्रेडिटर है और लोन लेते हैं तो उल्टा हो जाता है। बट जब हम सेफ कस्टडी और ये अपना लॉकर का, तो हमारा एक रिलेशनशिप लेसर लेसी के, जैसे एक किराएदार ने एक आपको कोई कमरा दिया और जब तक किराया, क्योंकि हमें पता नहीं कि लॉकर में क्या सामान रखा है, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है लॉकर की। तो ऐसे कुछ केसेस आए जिसमें कोई बाढ़ आ गई या लॉकर की चोरी हो गई, तो बैंक के ऊपर फिर जिम्मेवारी आती है कि कैसे बिना 2 चाबी के खुल नहीं सकता लॉकर जी। तो उसके ऊपर काफी पीछे चर्चा चली थी कि भी लॉकर्स के ऊपर इंश्योरेंस होनी चाहिए, या जो हम सामान रख रहे हैं जेवर उसका अलग इंश्योरेंस करके रखा जाए। बट वो अभी इसका कोई डिबेटेबल है कि भाई इसमें अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। बट काफी इसके ऊपर भी आरबीआई और बैंकिंग कानून में चर्चा चल रही है कि लॉकर भी सेफ है कि नहीं। दैट इज एक और श्रोता नालंदा बिहार से है अनवर बिहारी जी। अनवर जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, बिहार शरीफ, जिला नालंदा से। जी, सवाल मेरा प्रश्न ये है सर कि मैं बैंक अक्सर जाता हूँ तो शाखा प्रबंधक जो है वो एक फॉर्म बढ़ाते हैं अक्सर और कहते हैं इस पे साइन कर दीजिए, आप बैंक के काम धंधे से संतुष्ट है कि नहीं। वो फॉर्म ज्यादा इंग्लिश में होता है, इंग्लिश तो हम लोगों की वैसे तो क्यों नहीं है। तो ये सवाल है हमारा, उस पर साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि वो अक्सर ये कहते हैं ये पॉलिसी आई हुई है, वो पॉलिसी आई हुई है, आप इसको करा लीजिए, उसको करा लीजिए। तो पॉलिसी वगैरह कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? 2 सवाल है हमारा। जी अश्विनी जी। देखिए, ये सरकार रिजर्व बैंक ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि कस्टमर की सर्विस कैसी है, ये वो जो है वो फॉर्म भरवाते हैं, या कई जगह वो स्कैनर भी लगा के स्कैन करके आप बता सकते हैं कि आप जो बैंक में जिस सुविधा के लिए गए वो सर्विस कैसी रही, ताकि फीडबैक बैंक को मिले और उसको सुधारा जा सके। दूसरा, आपने कहा कि वो इंश्योरेंस के लिए कहते हैं, तो इंश्योरेंस करवाना है नहीं करवाना वो आपका निजी राय है, लेकिन आपको उसको पूरी तरह से स्टडी करना चाहिए। यानी सिर्फ बैंक के और उनके एजेंट के कहने के ऊपर वो इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहिए। आप पहले उस जो भी स्कीम है उसको पहले समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, अगर आपको लगता है बेनिफिशियल है तभी जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई दबाव बैंक वाला देता है तो आप आरबीआई में उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको जरूरत है तो कराइए। मेडिक्लेम है तो अगर आपको मेडिक्लेम के लिए कह रहा है तो अच्छी बात है कि आपका सोच रहे कल को कुछ क्लेम ना हो जाए। बट अगर आपको जरूरत है तभी लीजिए, क्योंकि उनके प्रेशर में आके मत करिए, नहीं तो मिस सेलिंग वाला प्रॉब्लम आ जाए। मध्य प्रदेश से बसंती लाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस वक्त। सवाल पूछिए आपका। सर जी नमस्कार। नमस्कार। जी सर, मैं सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। सर जी, मेरे जैसे
अकाउंट है जो जीरो बैलेंस का जो प्रधानमंत्री जी ने खुलवाया था, तो उसके अलावा जैसे इसमें किसान सम्मान निधि वगैरह की सभी राशि उसमें आ रही है। तो सर ये नए नियम लागू हुए तो आधार कार्ड अपडेट करवाना पड़ेगा या कि KYC वगैरह फिर से करवानी पड़ेगी क्या सर? ये पूछना था सर मेरे को। जी भसीन जी, अगर बैंक आपको बोल रहा है KYC, क्योंकि प्रधानमंत्री जो अकाउंट खोले 2014-16 में खोले, काफी टाइम हो गया ना। अगर बैंक आपको कहता है KYC या KYC कराना तो करवा लीजिए। अगर खाते में नॉर्मल ट्रांजैक्शन चल रही है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अश्विनी जी, अभी जो नए नियम आए हैं, हमारे सामने जो नए नियम रखे गए हैं, इसमें KYC की प्रक्रिया में कोई बदलाव आया है या कोई चेंज हुआ है, किस तरह का? नहीं, KYC के लिए भी अभी जैसे ये जनधन खाते के बारे में कह रहे थे, क्योंकि जनधन खाते को खुले हुए 11 साल हो गए, तो उस समय कई बार होता है कि वो व्यक्ति है नहीं है, तो उसका KYC होना जरूरी है। तो उसके अंदर भी बैंक जो है KYC के ऊपर जोर दे रहे हैं कि KYC हो जाए तो पता रहेगा, और आस्ता आस्ता इसको KYC के रूप में, ताकि एक बार आपका डिजिटल रिकॉर्ड बैंक में आ गया तो बार बार आपको वो KYC करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका लाभ जो है नॉमिनेशन में भी रहेगा, ताकि आपको पता रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई व्यक्ति चला गया और बैंक को पता ही नहीं है और किसी ने बताया ही नहीं, और वो जो उसका खाता है वो वैसे ही चल रहा है या कोई और उसको ऑपरेट कर रहा है। ये भी कई बार आता है कि ये फ्रॉड करने वाले जो है वो भी खातों को जो है टेक ओवर कर लेते हैं, यानी किराए पर भी लोग खाता दे देते हैं। इसलिए KYC करवाना जो है वो जरूरी है। और दूसरा RBI ने CKYC के ऊपर है, सेंट्रलाइज KYC, ताकि एक ही बार आधार पैन दीजिए, ताकि बार बार आपको बैंक में देना नहीं पड़े। तो वो ऑटोमेटिकली जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका KYC वहां से पुल हो जाएगा और कस्टमर को मैसेज जाएगा कि आपने ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आपको तो उसकी कंसर्ट हो जाएगी। प्लस लो रिस्क इंडिविजुअल जो मतलब सिंपल 10,000 का खाता है या 5, उसमें भी लो रिस्क RBI ने बोला कि इसमें कॉन्टिन्यूस KYC ओवरड्यू का कर सकते हैं, और एनहांस कस्टमर को एटलीस्ट 3 बार मैसेज आना जाएगा बैंक की तरफ से कि आप मतलब KYC कराइए। तो अभी ये हर 2 साल में जारी रहेगा कराना, या और भी कोई इसमें चेंज आएंगे? नहीं, वो डिपेंड करते हैं। देखो, बैंक जैसे लोन वगैरह देता तो KYC कभी भी कर सकता है, क्योंकि बैंक का पैसा है। जहाँ डिपॉजिट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिंपल खाता चल रहा है, ट्रांजैक्शन है और लो रिस्क है, तो उसमें कोई ऐसा जो। जी, दरभंगा बिहार से हमारे एक और श्रोता हैं, राजेंद्र ठाकुर जी। राजेंद्र जी, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, पेपर में पढ़े थे 1 नवंबर से आप नॉमिनी जैसे माना हम परिवार को देते थे, तो उसके अलावा और आदमी को आप दे सकते हैं, 4 तक रह सकता है। और एक सवाल है सर, हम रिटायर कर गए हैं बैंक से, तो जी सर नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो फॉर्म भर करके या ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं? जी भसीन जी, ये 4 नॉमिनेशन का आपका अपने सही न्यूज पड़ा कि अब आप पहले एक ही कर सकते थे, अब 4 नॉमिनेशन तक, जैसे किसी को 50% देना है, किसी को 25% देना है, वो आप कर सकते हैं उसमें। और अलग अलग खातों में सेविंग है या आपका FD है, तो उसमें अलग अलग नॉमिनेशन हो सकते हैं। दूसरा, आप बैंक से रिटायर हो गए तो आपको कैसा क्वेश्चन, लाइफ सर्टिफिकेट जनरली बैंक फिजिकली जाके देना होता है, बट कई बैंक्स ने ऑलरेडी डिजिटल भी कर दिया, जिसमें आप मतलब डिजिटल उसमें जाके अपना फोटो अपलोड करते हैं और आपके आधार से मैच होके। तो अगेन बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि नवंबर में तो अपने बैंक में जहां से आपका पेंशन आएगा वहां चेक कर लीजिए कि फिजिकली आपको जाके फॉर्म भरना है या फिर कुछ बैंक्स ने डिजिटल, जैसे LIC का हमने देखा कि LIC ने रिटायर लोगों को डिजिटल कर दिया। उनके LIC की डिजिटल पेंशन सेवा में जाएंगे, अपना सेल्फी खींचिए, आधार को ऑटोमेटिकली आधार से टैग करेगा और दोनों फोटो आ जाएगी, आपकी प्रेजेंट फोटो और आपका आधार, और एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जो आप व्हाट्सएप पे अपने बैंक को भेज सकते हैं। तो जनरली अब धीरे धीरे बैंक ऑनलाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि NRI कस्टमर भी है, कोई दुबई में है कोई, तो उनको भी वहां आना पड़ता था यहाँ पे हर साल। तो अभी धीरे धीरे डिजिटल के ऊपर जाएगा और काफी थोड़े दिन के बाद देखेंगे सभी बैंक
डिजिटल पेंशन का कर देंगे। और तो बैंक से चेक कर लीजिए। हमारे पास एक श्रोता है जिन्होंने व्हाट्सएप पर अपना मैसेज आपके लिए आपसे सवाल पूछना चाहते हैं वो कि आजकल चेक के लिए बैंकिंग सिस्टम में सेम डे का प्रोसेस शुरू किया है क्लियरिंग के लिए, लेकिन अभी भी बैंक कुछ ऐसे हैं जो 2-3 दिन लगा रहे हैं। तो कब ये कंप्लीटली पूरी तरह से एक दिन का होगा, और अगर यदि ऐसा हो रहा है तो बैंकों के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं? देखिए, बैंक तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम तो हम काफी सालों से देख रहे थे, आरबीआई के पास रेडी था कि किसी भी वक्त कर सकते हैं। अभी ये नया सिस्टम है जो 3 घंटे के अंदर आपको चेक को स्कैन भी करना है, और स्कैन इमेज आपके जहां पे आपका खाता है वहां पहुंचेगी, सिग्नेचर चेक होंगे, बैलेंस चेक होंगे। तो 3 घंटे का ये एक चेंज है जो कि भारतीय इसमें जितनी पब्लिक अकाउंट होने के बाद भी, तो कोई भी नई जब भी चीज आती है तो कुछ ना टीथिंग ट्रबल आती है, बट अभी हमने देखा है कि काफी धीरे धीरे सेट हो रहा है। 3 घंटे की तो 5 घंटे में क्लियरिंग हो रही है। तो आई थिंक विद इन एनपीसीए का कल भी न्यूज था कि भी धीरे धीरे अब चीजें सेटल हो रही है। तो आई थिंक और 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर आपको 3 घंटे में क्लियरेंस मिलना शुरू हो जाएगा। जी, अश्विनी जी, अभी हमारे जो इसके पहले श्रोता थे उन्होंने वरिष्ठ नागरिक से रिलेटेड सवाल पूछा था। मैं आपसे बड़े कम शब्दों में जानना चाहूंगा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस नए प्रावधान जो की उनमें क्या क्या खास होने वाला है, क्या क्या खास हो चुका है? नहीं, इसके अंदर ये जो नॉमिनेशन का है वो तो चाहे वरिष्ठ है या नहीं है, सबके लिए एक बराबर है, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उनको जो है ये जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी वो, जैसे सिंह जी भी बता रहे थे कि भाई फिजिकल भी जा सकता है, जीवन प्रमाण का एक ऐप है वो भी डाउनलोड करके उससे भी वो कर सकता है। और कई बैंकों ने मोबाइल के थ्रू भी, वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी घर बैठे बैंकिंग, बिल्कुल अभी घर बैठे। और अभी पंजाब नेशनल बैंक ने जो केवाईसी करवाने के लिए भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आप उनके व्हाट्सएप नंबर से ही अपने डॉक्यूमेंट्स जो है भेज दीजिए, तो केवाईसी, यानी बैंक अब आस्ता आस्ता ये चाहते हैं कि कस्टमर बैंक में ना आए और घर बैठे ही उसको सुविधा दी जाए। मुंबई से शहनाज हमारे साथ में है जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछिए शहनाज आपका। हाय, मैं शहनाज बोल रही हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। ओके सर, मुझे ये पूछना था कि फिक्स डिपॉजिट में 2 नाम है। अगर फर्स्ट जो होल्डर है उसकी डेथ होती है तो सेकंड होल्डर को पैसे लेने में ओनली डेथ सर्टिफिकेट सफिशिएंट और एनी अदर थिंग, और कोई सिबलिंग है तो कोई चैलेंज कर सकता है? नाम बाकायदा है, साथ में नाम है। जी अश्विनी जी, देखिए, अगर वो आपका ज्वाइंट अकाउंट है, वो उसकी कंडीशन क्या है, आइदर आर सर्वाइवर है या सर्वाइवर है, या दोनों में से कोई भी कर सकता है, या ज्वाइंट है, वो देखना पड़ेगा। अगर आइदर आर सर्वाइवर है और पहले की डेथ हो गई तो सर्वाइवर उसमें क्लेम कर सकता है, उसको सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट देना है और कुछ नहीं है। अगर वो ज्वाइंट अकाउंट है तो ज्वाइंट में दोनों को है तो वो डेथ क्लेम जो है डिफरेंट है। और अगर और कोई कंडीशन है कि आपने वो कंडीशन उस समय क्या दी थी ज्वाइंट अकाउंट में, तो वो देखना है कि उसके आधार पर होगा, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट तो आपको देना ही है। वसीम जी, लोन से जुड़े नियमों में क्या बदलाव किया गया है नए प्रावधान में? लोन्स का तो बेसिकली अभी ज्यादा कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, बट अभी कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि आरबीआई ने, आपको मालूम ही है कि अभी ये सारा जो पहले बेस रेट का सिस्टम था, फिर धीरे धीरे इन्होंने इंटरेस्ट रेट को जो चेंज किया ताकि डिपॉजिट और आपका लोन के बीच की जो रेशियो है, क्योंकि आरबीआई सीआरआर एसएलआर कम करता तो देखा गया था कि बैंक नहीं कम कर रहे उस चीज को, तो उसी को लेके अब लोन इंटरेस्ट रेट और डॉक्यूमेंटेशन इजी करने का काफी है, क्योंकि जरा देखा कि लोन डॉक्यूमेंट काफी सिग्नेचर होते थे, तो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट काफी सिंप्लीफाई किए गए हैं। अश्विनी जी, आपने बैंकिंग में काफी काम किया। मैं ये चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को साइबर फ्रॉड और बैंकिंग दोनों से, मतलब किस तरह से अपने बैंकिंग को किस तरह से सेव करना चाहिए कि साइबर फ्रॉड से बच सके, मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, बैंकर के प्रोस्पेक्ट से देखेंगे तो बैंकर, ये जो आजकल बीसी कंसेप्ट आ गया या प्राइवेट बैंक है, बिना उसकी पूरी ऑथेंटिकेशन के अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। और उन दोनों चीजों की बचाव के लिए मैं बार बार हर डिबेट में ये कहता हूं कि भाई, अगर आपने जो सिम कार्ड है वो देने को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब वो आसानी से नहीं मिला, जेन्युइन आदमी को मिले तो ही आप बच सकते हैं। और दूसरा, अकाउंट खोलते हुए भी, यानी आप सिर्फ भागे जा रहे हैं और अपना अकाउंट खोलते जा रहे हैं बिना देखे, तो भी मुश्किल है। तो अकाउंट खोलना और सिम कार्ड, ये दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अगर लगेगी तभी बचाव हो सकता है। ये बैंकर के प्रोस्पेक्टिव से कह रहा हूं, और सरकार के भी, कि जो सिम कार्ड है वो आसानी से यहाँ सड़क पे भी मिल रहा है। तो फ्रॉड के लिए ये 2 ही चीजें चाहिए, अकाउंट और आपका और इवन मोबाइल बैंकिंग में आपको अपना एम पिन और पासवर्ड अपना
संभाल कर रखना पड़ेगा। तो बस इनके चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? वो ये कि साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड तो हो रहे हैं, बट जैसे ओटीपी आपको ध्यान देखना है, आपको फेक वेबसाइट पे नहीं जाना, फिशिंग विशिंग, डिजिटल अरेस्ट आजकल काफी है। तो ये आप याद रखिए कि बैंक कभी भी आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा, बैंक कभी भी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं करेगा। तो जो भी आप सीधा बैंक में जाके अपने ब्रांच मैनेजर से मिलिए और उसको क्लियर कीजिए। तो श्रोताओं, फिलहाल अब कार्यक्रम में समय जो है वो समाप्ति की ओर हो चला है, तो हम अपने दोनों मेहमानों का अभिनंदन करते हैं। हमारी श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार। तो श्रोताओं, एक नई मुलाकात के वादे के साथ अनुमति दीजिए निखिल को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने की। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।